काजल शहर की एक प्रसिद्ध डॉक्टर थी, पर उसे प्यार हुआ तो एक इंजीनियर से। मानव एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। वो एक बड़ी कंपनी में जॉब करता था। एक पार्टी के दौरान काजल और मानव की मुलाकात हुई थी और ये मुलाकात जल्दी ही दोस्ती से प्यार में बदल गई। और फिर एक दिन, माँ तुम इस डॉक्टरनी को अपने घर बहू बनाकर ले आई हो, पर इतना याद रखना ये डॉक्टरनी बस अस्पतालों में इलाज करती रह जाएगी और तुम्हें घर में नौकरानी बनाकर रखेगी। मैंने तो तुमसे कहा था कि मेरी जान पहचान वाली जो है उनकी बेटी से शादी करवा दो, पर तुमने तो मानव की बात को मान लिया। अरे लता, अभी एक ही दिन तो हुआ है बहुरानी को आए हुए, अभी भी बाजी माँ जी के हाथ में है। माँ जी आपको कुछ नहीं करना, बस बहुरानी को अपने हिसाब से चलने के लिए ऑर्डर देना है। अभी से सख्ती से पेश आना होगा माँ जी, तभी कुछ हो पाएगा। आप चिंता मत करो दामाद जी, मैं कल सुबह होने दो, काजल को घर के काम पर लगा दूंगी। अब शादी हुई है तो घर के काम भी करने पड़ेंगे। मैं अकेले थोड़ी लगी रहूंगी, इसीलिए शादी करके थोड़ी लाया मानव की हम इसकी सेवा करें। बिल्कुल नहीं, सुबह से इसे काम पर लगाती हूँ। काजल को बिल्कुल भी नहीं पता था कि उसके ससुराल वालों की ऐसी सोच है। मानव की बहन और जीजा दूसरे शहर में रहते थे। जीजा निठल्ला था, उसके पास कोई काम तो था नहीं, तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उसके तो मजे थे कि उसे आराम से ससुराल की रोटी तोड़ने को मिल रही है और कोई काम भी नहीं करना पड़ रहा। बस दोनों मियाँ बीवी काजल की जिंदगी खराब करने की फिराक में थे। माँ जी आपने मुझे बुलाया? ये कोई टाइम है उठने का? सुबह के 7 बज रहे हैं और तुम अभी तक सो रही हो। माँ जी वो आज मेरी हॉस्पिटल में लेट नाइट तक ड्यूटी है, इसलिए थोड़ी देर तक सो रही थी। मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम्हें सुबह जल्दी उठना है। और हाँ, जो रसोई में बर्तन पड़े हुए हैं कर लो, हमारे घर में कोई नौकर चाकर नहीं है जो आकर कर लेंगे। नानी मुझे छोले भटूरे खाने हैं। हाँ हाँ बिट्टू बेटा, क्यों नहीं, तुम्हारी मामी सबके लिए छोले भटूरे बनाएगी। जाओ बहू, पहले बर्तन कर लो, फिर उसके बाद हमारे बिट्टू के लिए छोले भटूरे बनाना। माँ इतने सारे मैले कपड़े रखे हैं, शादी की भागदौड़ में कपड़े भी नहीं धुले। भाभी को बोलो आज कपड़े भी धो ही डाले। देखो बहू, अब तुम्हें अपनी डॉक्टरी के साथ साथ घर के काम भी देखने हैं, तुम कर लोगी ना? कोई दिक्कत तो नहीं है? या फिर मुझसे कह दो मैं कर लूंगी, क्योंकि लता तो इस घर की बेटी है, मैं इससे भला कोई काम क्यों करवाऊंगी। दामाद जी कहेंगे कि वो कुछ दिनों के लिए आए हैं और लता को मैंने घर के कामों पर लगा दिया। तुम समझ रही हो ना? जी मैं सब कर लूंगी, आप टेंशन मत लो। लता नेचर की बहुत अच्छी थी, वो बड़ों का बहुत सम्मान भी करती थी। उसे शाम को हॉस्पिटल जाना था, इसलिए दिन में उसने सारे काम कर लिए, पर इससे वो खुद बहुत थक गई, क्योंकि पहले उसको इतना काम नहीं करना पड़ता था। ये सब मानव को भी बहुत अजीब लग रहा था। वो जानता था कि काजल शहर की बड़ी डॉक्टर है, उसके बावजूद भी वो घर के सारे काम कर रही है। माँ हम घर में काम वाली रख लें, काजल को अस्पताल भी जाना होता है। अगर वो घर के काम करेगी तो अपना हॉस्पिटल का काम कैसे कर पाएगी? माँ देखो तो, आते ही काजल ने इसे कैसे अपने रंग में रंग लिया। ये तो अलग ही भाषा बोल रहा है। लता तू क्यों बीच में बोल रही है? ये इस घर का पर्सनल मामला है, हमें बीच में बोलने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है दामाद जी? लता इस घर की बेटी है, उसे पूरा हक है घर के मामलों में बोलने का। ये ठीक कह रही है। मानव, कल तक जब मैं काम करती थी तब तो तूने कभी नहीं कहा कि हम काम वाली रख लें। अब पत्नी के आते ही तुझे काम वाली रखने की जरूरत पड़ गई। कोई काम वाली नहीं लगेगी इस घर में। अगर तुझे अलग रहना है तो रह ले अलग, मैं रह लूंगी बुढ़ापे में अकेले। माँ मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा, मैं बस अपनी बात रख रहा था। मानव और काजल अपने अपने काम पर चले गए। लता मेरी बात ध्यान से सुन, माँ जी को भड़काने से हमारे हाथ कुछ नहीं आने वाला। तू मानव को भड़का, उसके मन में काजल के लिए नफरत पैदा कर। बस काजल और मानव की तलाक हो गया तो उसके बाद मानव दुख में आ जाएगा, फिर धीरे धीरे हम ये सारी जायदाद अपने नाम कर लेंगे। तू समझ रही है ना? तू मेरे इशारों पर चलती रह, मैं तुझे रानी बनाकर रखूंगा। पर मुझे करना क्या होगा? काजल के ननद नंदोई आपस में क्या षड्यंत्र रच रहे थे, इस बात का किसी को कुछ पता नहीं था। पर एक शाम जब काजल हॉस्पिटल से लौटी तो मानव गुस्से में था। तुम अब लौट रही हो? तुम्हें मैंने कितने फोन मिलाए, मुझे लता दीदी और जीजा जी ने पहले ही कह दिया था कि तुम मेरा एक फोन नहीं उठाने वाली। मानव मैंने आपको बताया था ना, आज मैं एक ऑपरेशन में बिजी रहूंगी। मेरा फोन मेरे पास नहीं था, बाहर रिसेप्शन पर था, और फिर मैं तुम्हें फोन मिलाने वाली थी कि फोन चार्ज नहीं था। मोबाइल का चार्जर मैं घर पर भूल गई थी। मैंने रिसेप्शन के फोन से कॉल तो किए थे पर तुमने उठाए नहीं। पर हुआ क्या बताओ तो, तुम इतने गुस्से में क्यों हो?
आज लता दीदी और जीजा की शादी की सालगिरह, हम सब बाहर घूमने जाने वाले थे, पर तुम्हारा कुछ पता ही नहीं था। मैं देख रहा हूँ तुम मेरे घर वालों की बिल्कुल भी इज्जत नहीं करती। माँ सारा दिन घर के कामों में लगी रहती है और तुम अपने हॉस्पिटल के काम निपटाती रहती हो। मैं सब नहीं देख सकता। घर के काम तो मैं करके गई थी। कौन से घर के काम करके गई थी तुम? सारे कपड़े मैले थे, माँ ने और मैंने मिलकर धोए हैं। आज शादी की सालगिरह वाले दिन भी मेरी बीवी को कपड़े धोने पड़ रहे हैं। घर पर तो शादी की सालगिरह के दिन मैं लता को एक पानी का गिलास भी नहीं उठाने देता, पर यहाँ तो मेरी पत्नी नौकरानी बन गई है। माँ जी हमें माफ करो, हम यहाँ अब नहीं रह सकते। मैं अपनी पत्नी को नौकरानी की तरह काम करते हुए नहीं देख सकता। हम वापस अपने शहर जा रहे हैं। नहीं, आप बिल्कुल भी कहीं नहीं जाओगे। जब कुछ महीनों का सोच कर आए थे तो भला आपको पहले कैसे जाने दूंगी। अब अगले कुछ दिनों तक काजल अपने काम पर नहीं जाएगी। अगर मेरे फैसले से किसी को दिक्कत है तो मैं भी बेटी दामाद के साथ इस घर को छोड़कर चली जाऊंगी। मैंने फैसला कर लिया काजल, तुम कुछ दिनों के लिए अस्पताल से छुट्टी ले लो। वैसे भी शादी के बाद हम लोग कहीं घूमने नहीं गए। हम सब कहीं घूमने चलते हैं। लता दीदी और जीजा जी की एनिवर्सरी का गिफ्ट होगा ये हमारी तरफ से। हम सब एक साथ एंजॉय करेंगे। अचानक से घूमने की बात सुनकर नंदोई बहुत खुश था। घूमने की बात सुनकर तुम क्यों इतना खुश हो रहे हो? लता तुझे रानी बनाने का समय आ गया है। हम घूमने जा रहे हैं। हमारे पास बहुत अच्छा मौका है। हम मानव और काजल दोनों को एक साथ टपका सकते हैं। हम दोनों के खाने में जहर मिला देंगे। अब बाहर घूमने गए हैं तो वहां के खाने में कुछ मिला हुआ था। इस बात का हमारे ऊपर कोई इल्जाम नहीं आएगा। दोनों के मरने के बाद सब कुछ हमारा होगा। लता तू रानी बन जाएगी और मैं राजा। माँ जी सब कुछ तेरे नाम कर देंगी। लता और उसका पति इस हद तक गिर गए कि वो अपनों को ही मारने पर उतर आए। और फिर जब सब लोग गाड़ी में घूमने के लिए निकले तो रास्ते में वो एक जगह रुके। मानव और काजल इधर उधर घूमने लगे। सास वहीं चटाई पर लेट गई। लता जानबूझकर सबके लिए खाना निकालने लगी और मौका देखकर उसने काजल और मानव दोनों के खाने पर जहर छिड़क दिया। बिट्टू बेटा, तुम्हारा खाना इधर रखा है। वो दोनों थाली मामा मामी के, उसमें से कुछ मत खाना, ठीक है? काजल, मानव आ जाओ, खाना लग गया है। लता तूने उनके खाने में वो मिला दिया है ना? हाँ मिला दिया है, चिंता मत करो। मम्मी मुझे उसमें से खाने के लिए क्यों मना कर रही है? पर मैं तो उसमें से खाऊंगा। कहते हैं बच्चों को जिस चीज को करने के लिए मना करो बच्चे वही चीज जरूर करते हैं। बिट्टू ने जहर वाली थाली में से चोरी चोरी थोड़ा खाना खा लिया। उस पर जहर का असर होने लगा। मुंह से झाग निकलने लगा और लता की चीख निकल गई। बिट्टू, बिट्टू मेरे बच्चे, तुझे क्या हुआ? कोई मेरे बच्चे को बचाओ। लता लगता है जो जहर हमने थाली पर छिड़का था बिट्टू ने उसमें से खाना खा लिया। हमारी किए की सजा हमारे बच्चे को मिलेगी, मैंने कभी नहीं सोचा था। दीदी घबराओ नहीं, मैंने अपना फर्स्ट एड बॉक्स साथ में रख लिया था कि कभी किसी को जरूरत न पड़े। मानव गाड़ी में से मेरा प्लीज बैग ले आओ जल्दी। हाँ। काजल बहू बिट्टू को बचा लो, अब तुम ही इसे बचा सकती हो। सब रोने लगते हैं। काजल तुरंत बिट्टू को जहर उतारने का इंजेक्शन देती है और कुछ देर बाद बिट्टू की तबीयत में सुधार हो जाता है। उस दिन सबको काजल की अहमियत पता चलती है। लता और उसका पति मनोहर जानते थे कि लालच में वो कितनी घटिया हरकत करने वाले थे। आज अगर काजल ना होती तो उनका बेटा बिट्टू भी नहीं बच सकता था। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि जीवन में कभी किसी का बुरा मत सोचो, क्योंकि जो दूसरों का बुरा सोचता है उसके साथ हमेशा बुरा ही होता है। इसलिए सबके साथ अच्छा व्यवहार करो। अच्छा व्यवहार करने वाले के साथ हमेशा अच्छा ही होता है। काव्या सुबह देर से उठती है, फिर शावर लेकर किचन में जाती है जहां उसकी भाभी अलका सबका नाश्ता बना रही होती है। काव्या उससे जाकर कहती है, भाभी मेरे लिए एक कप कॉफी बना दो। अच्छा वैसे आज ब्रेकफास्ट में क्या बनाए? मेथी के पराठे और बूंदी रायता। क्या? मेथी के पराठे? ओह नो भाभी, वो एक्चुअली मैं आपको बताना भूल गई। भैया को ना पनीर सैंडविच बहुत पसंद है और वो भी काली मिर्च स्प्रिंकल किया हुआ। संडे को ज्यादातर वो वही खाना पसंद करते हैं, तो आप उनके लिए वही बना दो। अच्छा ठीक है दीदी, मैं उनके लिए सैंडविच बना देती हूँ। अलका एक सुंदर, सुशील और संस्कारी लड़की थी। उसकी यही खूबी अलका के पति प्रांजल को भा गई और सबकी रजामंदी से वो उसे ब्याह कर घर ले आया। लेकिन काव्या को अलका से हमेशा चिढ़ रहती थी। वो अपनी भाभी को नीचा दिखाने से बाज नहीं आती थी। काव्या के कहने पर कुछ देर बाद अलका सबके लिए नाश्ता लेकर आती है, जिसमें प्रांजल के लिए वो पनीर सैंडविच काली मिर्च स्प्रिंकल डला हुआ उसे परोसती है। अरे वाह, पनीर सैंडविच!
थैंक यू अलका, मेरा कब से मन कर रहा था इसे खाने का। थैंक यू सो मच। प्रांजल जैसे ही सैंडविच मुंह में डालता है उसे जोर जोर से छींकें आनी शुरू हो जाती हैं। ये देखकर अलका की सास जानकी गुस्से में आ जाती है। अरे क्या हुआ बेटा तुझे? बहू तूने इसमें कहीं वो काली मिर्च तो नहीं डाल दी? हाँ माँ जी डाली है। अरे तेरा दिमाग खराब है क्या? तुझे पता नहीं मेरे बेटे को काली मिर्च से एलर्जी है। अब खड़ी खड़ी मेरी शक्ल क्या देख रही है? जा जल्दी से डॉक्टर को फोन करके बुला। कुछ देर बाद डॉक्टर घर आता है और उसे दवाई देकर चला जाता है। क्यों री, क्या जरूरत थी काली मिर्च डालने की? तेरे कारण मेरे बेटे का छींक छींक कर हालत खराब हो गई। लेकिन माँ जी मुझे तो काव्या दीदी ने कहा था डालने को। हे भगवान, देखो तो कैसे झूठ बोल रही है। अरे शर्म नहीं आती अपना किया मुझ पर थोपते हुए? भला मैं अपने इकलौते भाई के साथ ऐसा क्यों करूंगी भाभी? आज के बाद ऐसी गलती कभी मत करना, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझी? अलका बेचारी चुप रह जाती है और सब कुछ चुपचाप सुन लेती है। ऐसे ही समय बीतता है। घमंडी ननद बार बार अपनी संस्कारी भाभी को नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ती। ऐसे ही एक रोज काव्या कॉलेज से घर आती है। भाभी जरा मेरे लिए एक कप चाय लेकर आना, मेरे सिर में बहुत दर्द हो रहा है। कुछ देर बाद अलका चाय लाकर अपनी ननद को देती है, फिर घर के बाकी कामों में लग जाती है। लेकिन तभी अचानक काव्या गुस्से में चिल्लाते हुए कहती है, माँ माँ, ये देखो तो तुम्हारी लाडली बहू ने क्या किया है। क्या हुआ मेरी बच्ची, तू इतने गुस्से में क्यों है? चाय अच्छी नहीं बनी क्या? चाय पीने लायक हो तो पियो ना। ये देखो भाभी ने इसमें छिपकली का मरा हुआ बच्चा डाला है ताकि इस चाय को पीते ही मैं मर जाऊं। क्या? मेरी बच्ची तू ठीक तो है ना? तूने इसे पिया तो नहीं ना? लेकिन ये कैसे हो सकता है? मैंने तो खुद कप धोया था और चाय भी छान कर दी थी। ना जाने ये आखिर चाहती क्या है। पहले तो जानबूझकर मेरे बेटे को काली मिर्च देती है और अब मेरी बेटी को चाय में मरी हुई छिपकली। क्यों री, तू मारना चाहती है हम सबको? भाभी मैं आपकी इकलौती ननद हूं और आप मेरे साथ ऐसा कर रही थी। छी, मुझे तो घिन आती है आपको भाभी कहते हुए भी। अगर मैं आपको पसंद नहीं तो सीधा सीधा बोल दो, लेकिन कम से कम ये सब तो मत करो। मत रो मेरी बच्ची, अब तू चल और कमरे में चलकर आराम कर ले। दोनों माँ बेटी वहां से चली जाती हैं। बेचारी अलका वहीं बैठकर खूब रोती है और मन ही मन सोचती है, ना जाने ननद जी को मुझसे क्या परेशानी है। हर बार वो मुझे सबकी नजरों से गिराती रहती है, जबकि मैं तो कभी उनके साथ गलत नहीं करती। शायद मुझ में कोई कमी होगी। खुद को कोसते हुए अलका घर के कामों में लग जाती है। ऐसे ही दिन बीतते हैं और हर दिन के साथ काव्या की साजिशें बढ़ती जाती हैं। नौबत यहाँ तक आ गई कि अब जानकी और प्रांजल हर छोटी बड़ी बात के लिए अलका को सुनाने लगते हैं। ये सब देख काव्या बहुत खुश होती है, लेकिन जब इससे भी उसका मन नहीं भरता तो वो एक तरकीब और लगाती है। मुझे किसी भी तरह इसे घर से निकलवाना ही होगा। घमंडी ननद अपने खुराफाती दिमाग से एक तरकीब लगाती है, फिर मौका मिलते ही अपनी भाभी के कमरे में जाती है, उसकी फोटो चुरा लेती है। अब आएगा मजा, देखना भाभी, इस बार आपको ऐसा सबक सिखाऊंगी कि सब आपको धक्के मारकर घर से बाहर निकाल देंगे। काव्या फोटो लेकर वहां से चली जाती है। एक रोज जब सभी हॉल में बैठकर खाना खा रहे होते हैं, तभी काव्या वहां आती है। अरे दीदी आप आ गई, आइए बैठिए, मैं आपके लिए खाना परोस देती हूँ। कोई जरूरत नहीं है ये सती सावित्री बनने की। मुंह में राम और बगल में छुरी लेकर घूमती हो, सारा दिन पूजा पाठ का ढोंग करती हो और पीठ पीछे ये सब करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आई? अरे तुम हमें अपना ही नहीं समझती, हम सबको मारना चाहती हो, ये बात तो हम शुरू से ही जानते हैं, लेकिन आखिर तुम ऐसा करना क्यों चाहती हो वो आज हमें पता चला है। माँ भैया, ये औरत हमारा बुरा करने के साथ साथ हमें धोखा भी दे रही है। इसका पहले से आशिक है जिससे इसने शादी भी की है। ये क्या कह रही है आप दीदी? ये सब झूठ है। मैं तो सिर्फ अपने प्रांजल से ही प्यार करती हूँ और उन्हीं की पत्नी हूँ, लेकिन मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि आप ये झूठ क्यों बोल रही हैं। अच्छा भाभी, अगर मैं झूठ बोल रही हूँ तो ये तस्वीरें तो नहीं झूठ बोल सकती ना? इस फोटो में दुल्हन तो आप ही हैं, लेकिन ये दूल्हा तो प्रांजल भैया नहीं है, तो फिर कौन है ये आपका आशिक? काव्या ये बोल ही रही थी कि तभी प्रांजल अपनी बहन को एक जोरदार थप्पड़ मारता है। प्रांजल, उसे क्यों मार रहा है? मारना है तो अपनी पत्नी को मार जो ऐसे तुझे धोखा दे रही है। बस माँ, अपनी घमंडी बेटी के प्यार की पट्टी आपकी आंखों पर बंधी है, इसीलिए जो ये कह रही है आप उसे ही सच मान रही हैं। अरे ये जो फोटो आपने देखी है ये झूठी है, काव्या ने खुद ही से बनवाया है। मुझे भी ये बात पता न चलती अगर उस स्टूडियो वाले मेरे दोस्त का फोन मुझे नहीं आता जहाँ से काव्या ने तस्वीर बनवाई है। दीदी आखिर क्यों कर रही हो आप ये सब? क्यों आप इस हद तक गिर गई जो मेरी इज्जत पर आप कीचड़ उछालने को तैयार हो गई? क्योंकि आपकी और भैया की लव मैरिज हुई थी। मैं भी एक लड़के को बहुत प्यार करती थी,
जब मैंने माँ और भैया को उसके बारे में बताया तो उन्होंने हमारी शादी से साफ इनकार कर दिया। लेकिन आप दोनों की शादी के लिए ये दोनों झट से मान गए। आखिर क्यों? क्या मैंने झूठा प्यार किया था? लेकिन आज मैंने जो कुछ भी किया वो सब करके मुझे बहुत अच्छा लगा। इसके बाद अलका सबसे कहती है, माँ जी, प्रांजल, ये आपने ठीक नहीं किया। अगर दीदी किसी को पसंद करती है तो इसमें गलत क्या है? प्रेम तो इस दुनिया का सबसे खूबसूरत रिश्ता है। फिर प्यार करने वालों से ऐसी नफरत क्यों? मेरे कहने पर आप उस लड़के से मिल लीजिए और दोनों की बात आगे बढ़ाइए। अपनी भाभी की बात सुनकर काव्या को अपने किए पर बहुत पछतावा होता है। काव्या अपने किए के लिए अपनी भाभी अलका से माफी मांगती है। मुझे माफ कर देना भाभी, मैंने तुम्हारे साथ कितना गलत किया, लेकिन फिर भी तुमने मेरे बारे में इतना सोचा। अलका काव्या को माफ कर देती है और उसे गले लगा लेती है, जिसके बाद प्रांजल और जानकी को भी अपनी गलती का एहसास होता है और वो भी काव्या से माफी मांगते हैं। साथ ही काव्या की शादी उसके मनपसंद लड़के से करवा देते हैं।